जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज फिर से पुनः अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 4 में फिर से अपना ऑब्जेक्टिव को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग इससे जुड़े रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़े हुए हैं और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखकर यहाँ उपस्थित हुए होंगे। आप सीरियल वाइज से प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। तो इस आपसे यही उम्मीद करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि हम बनाए और वीडियो आप लोगों को पहले पहुंचे। नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा कि हम बनाए और वीडियो आप लोगों को पहुंचता रहे। हम सीरियल वाइज से सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे और ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिव कराने के बाद सब्जेक्टिव कराए। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का 10वां। इससे पहले तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने 9 ऑब्जेक्टिव कर लिया था। 9 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव छूट गया था, इसके बाद उसको बता देते। चलिए 10 नंबर देखते हैं। क्या 10 नंबर बोला? ए है C1 व C2 धारिता वाले दो गोलक पर कुछ आवेश है, उन्हें परस्पर स्पर्श कर क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। तब उन पर अंतिम आवेश Q1 और Q2 बोल रहा है। अंतिम बोल रहा है, प्रारंभिक नहीं बोल रहा है। तो अंतिम पर आप लोगों को आवेश का पुनर्वितरण हम समझाए हैं। आवेश का पुनर्वितरण में क्या होता है? तो पहले एक चालक गोला को लिया जाता है, तो चालक गोला का नाम 1 दिया जाता है। फिर वैसे ही दूसरे चालक गोला का नाम क्या 2 दिया जाता है। प्रारंभिक में अगर इसमें कोई आवेश पूछता है तो क्या बोलते हैं सर? प्रारंभिक में पहले धातु पर आवेश से C1 और V1 है। प्रारंभिक की बात कर रहे हैं। और इस पर कितना है? तो Q2 मान है, C2 और V2। लेकिन क्या करना है? स्पर्श कर हटा देना है। यानी दोनों को, एक को और फिर दो को क्या कर देना है? स्पर्श कर देना और उसके बाद हटा देना है। हटा देने के बाद जानते हैं कि दोनों का विभव क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तब अगर देखा जाए तो पहले पर आवेश कितना हो जाएगा? Q1 बराबर C1 और V हो जाएगा। V यानी कॉमन, उभयनिष्ठ विभव। और यहाँ से Q2 अगर कोई पूछ रहा है तो Q2 का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ से Q2 का मान हो जाएगा हम लोग का C2 और उभयनिष्ठ विभव V। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है अंतिम आवेश Q1 और Q2 कितना होगा? तो निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। Q1 बट्टा Q2 किसके बराबर हो जाएगा? Q1 का मान कितना है? C1 बट्टा V और Q2 का मान कितना है? C2 बट्टा V। यहाँ से V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? C1 बट्टा C2। यानी Q1 बट्टा Q2 किसके बराबर हो जाएगा? C1 बट्टा C2 के बराबर। देखिए यहाँ दिया है Q1 बट्टा Q2 किसके बराबर है? C1 बट्टा C2। यहाँ लेस देन का सिंबल दिया, यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल दिया। यहाँ देखो Q1 ऊपर है तो C2 ऊपर है। इस स्थिति संभव नहीं है, तो स्थिति कौन सा संभव है? तो B। तो यानी 10 नंबर का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो B नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा। और ये वाला आप लोगों का कौन सा कंसेप्ट पढ़ना होगा? आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण अगर आप पढ़ेंगे तो ये जानते होंगे कि अंतिम आवेश धातु पर कितना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे? तो लेक्चर नंबर 3 में एक क्वेश्चन छोड़े थे, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हम लोगों का? क्वेश्चन शायद 7 था। हाँ 7 नंबर प्रश्न। देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नहीं था, थोड़ा सा हमको पढ़ने और समझने में दिक्कत आया। देखो यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित की प्लेटों के बीच क्या किया जाता है? खिसकाया जाए, तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले वायु संधारित की धारिता निकालेंगे। तो आप लोग मालूम है वायु संधारित की धारिता को हम लोग रिप्रेजेंटेशन C0 से करते हैं। C0 का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन C0 का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D होता है। कितना होता है? तो एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D होता है। ठीक है, क्लियर। अब आप लोगों को बारी है किसको? एक शीशे की पट्टी को शीशे की पट्टी को वायु संधारित के अंदर रख देना है। संधारित का आकृति क्या होता है? एक होता है धन प्लेट, दूसरा होता है ऋण प्लेट। यानी एक प्लेट पर धन आवेश होता है तो दूसरे पर होता है ऋण होता है। और इस पूरे के पूरे को पहले कहाँ रखना है? तो हवा में रखना है। किस में रखना है? हवा में रखना है। तो हवा में जब रखते हैं तो इस संधारित की धारिता ये होती है। अब इसके अंदर किसको इंसर्ट करा देना है? शीशे को इंसर्ट करा देना है। शीशे की एक प्लेट को इंसर्ट करा देना। जब शीशे की प्लेट को इंसर्ट कराइएगा तो उसके परावैद्युतांक से गुना कर दीजिएगा, तब हम लोग को धारिता मिलेगा। धारिता कैसे मिलेगा? तो जो वायु संधारित की धारिता होती है उसमें इस शीशे के परावैद्युतांक से गुना कर देंगे। परावैद्युतांक आप लोग जानते हैं सिंबल होता है एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर किसका लेंगे? तो शीशे का लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन नॉट
ए और नीचे साइड डी। तो देखो तो यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है, यानी वायु संधारित्र का जितना पहले था उसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एप्सिलॉन आर। मान लीजिए 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो उतना टाइम बढ़ेगा ना। तो यहाँ क्या ऑप्शन दिया है कि जब शीशे की एक पट्टी को किसके वायु संधारित्र के अंदर रख देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है, तो कहेंगे कि शीशे का परावर्तनांक से गुना हो जाता है। तो जब गुना होगा, अगर मान लीजिए 10 होगा तो 10 टाइम धारिता बढ़ जाएगी। क्लियर कट बातें समझ में आ रही। यानी शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर कट बातें समझ में आ गई। यानी 7 नंबर का आंसर ये हुआ। 10 नंबर समझ गए थे लो। अब चलिए 11 नंबर समझते हैं। चलिए 11 नंबर देखो, एक बात और आप लोगों को विश्वास दिला देगी, जो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हो वही ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, देखो याद करिएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव 12th लेवल और फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। याद कर लीजिएगा कि इसका आंसर ये होता है, सब बनने लायक ऑब्जेक्टिव है। और सब कैसे बन रहा है, तो जिसके पास कंसेप्ट का पावर है वो रिविजन कर रहा होगा यहाँ पे, और जिसके पास कंसेप्ट का पावर नहीं है तो क्या करेगा, 11 का ऐसे याद रख लेगा इसका आंसर क्या होता है। आप लोग यादें ना कर रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा बातें समझ भी रहे हैं कि कैसे आंसर आता है। चलिए पढ़ रहे हैं 11 नंबर क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, तो 1 माइक्रो फराडे, क्या पढ़ते हैं, 1 माइक्रो फराडे धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में, मतलब इस दोनों के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ दिया गया है, 0.5 माइक्रो फराडे का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी धारिता होगी, यानी तीन क्या जुड़ा है हम लोगों का, धारिता जुड़ा है। 2 जुड़ा है समानांतर क्रम में, 1 जुड़ा है श्रेणी क्रम में, यानी 1 वाला जुड़ा है किस में, समानांतर क्रम में। तो आप लोगों को मालूम है जब भी समानांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालते हैं तो क्या होता है सूत्र, C1 प्लस C2 होता है, C1 प्लस C2 होता है। क्लियर कट बातें समझ में आ गई। तो C1 का मान कितना है, 1 दिया, और C2 का मान भी कितना दिया है, तो 1 दिया है। 1 माइक्रो फराडे प्लस 1 माइक्रो फराडे। अब आप लोगों को तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, 1 कितना 4 होता है कि 2 होता है, तो 2 होता है सर जी। तो ठीक है, तो 2 लिख दिए, तो 2 माइक्रो फराडे, ठीक ठाक। यानी 2 माइक्रो फराडे दोनों को जो, अब देखो 2 माइक्रो फराडे को 0.5 माइक्रो फराडे का तीसरा संधारित्र के साथ क्या जुड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तब पूछ रहा है धारिता, परिणामी धारिता कितना हो गया। इनडायरेक्टली देखे तो 3 को जोड़ना है, 2 को समानांतर में जोड़ना और तीसरे को समानांतर के साथ श्रेणी में जोड़ देना। तो श्रेणी के लिए सूत्र आप लोगों को पता है, 1/CS इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 होता है, और प्लस 1/C2 होता है। अब कोई बोलेगा सर C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है 1 यानी C1 का मान है 2, ठीक है। बीच में प्लस का सिंबल प्लस कर लिख दिए, ठीक है। अब वैसे C2 का मान कितना दिया, 0.5। 0.5 आप लोगों को मालूम है 1/2 होता है, तो 1/2 लिखे तो 1, और नीचे लिखेंगे 1/2, तो ये 2 का चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/CS। तो 1/CS इक्वल टू क्या, 1/2, और यहाँ प्लस 2/1। अब इसका जोड़ घटाव करेंगे, यानी बट्टा पर जोड़ घट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम 2 हो जाएगा, करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ किसका मान है, 1/CS का मान है। इसके बाद ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तो 1/CS इक्वल टू नीचे साइड कितना है, तो 2 है, ऊपर साइड कितना है, 4 है 1 5 है, तो 5/2। लेकिन करेंगे हम लोग को CS का मान निकालना है, तो पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो 2/5 अब देखिएगा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसको पॉइंट में करेंगे। पॉइंट में करने के लिए आप लोग जानते हैं, यहाँ जब 0 कीजिएगा तो क्या मान आएगा, यहाँ दशमलव, 0 लिखिएगा तो दशमलव आएगा ना, 5 का 20 यानी 4, और यहाँ आप लोग जानते हैं दशमलव के साइड में 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.4 और यहाँ माइक्रो फराडे। अब देखिएगा आपको ऑप्शन में दिखेगा, यहाँ दिख रहा है 0.4 माइक्रो फराडे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 0.4 माइक्रो फराडे। क्लियर कट बातें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर। देखो लास्ट तक बने रहिएगा, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो रिपीटेड है, बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया। वीडियो को छोड़कर दीजिएगा तो उससे कोई फायदा होने वाले, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, रिपीटेड फॉर्म में आए, बार बार उस ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, और ये भी ऑब्जेक्टिव 1-2 बार अंतराल में तो जरूर आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 11 के बाद 12 पर मूव करते हैं। अब देखो सेम टाइप के प्रश्न इधर उधर घुमा कर पूछा है, देखिए खाली 2 माइक्रो फराडे तथा 4 माइक्रो फराडे के 2 संधारित्र श्रेणी
बद्ध है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। 2 माइक्रोफराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा, यानी एक 2 माइक्रोफराडे के बीच जो विभवांतर होगा उसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग चित्र बनाइएगा। शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, शॉर्टकट देखकर बता लीजिए, लेकिन चित्र क्या होगा, यहाँ एक होगा और दोनों के दोनों किस में जुड़ा होना चाहिए, श्रेणीबद्ध में, श्रेणी क्रम में जुड़ा होना चाहिए। ये वाला हम लोगों का सिंबल किसका होता है, तो संधारित्र का सिंबल होता है। पहले का मान कितना दिया है, तो 2 माइक्रोफराडे दिया है, ठीक है सर। इसके आगे कितना दिया है सर, तो 4 माइक्रोफराडे दिया है, ठीक है। इन दोनों को किससे जोड़ देना है, देखो पढ़िएगा तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि संयोजन को किससे जोड़ देना है, 1200 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देना। बैटरी का ये सिंबल होता है, एक बड़ा डंटा एक छोटा डंटा, और इसका विभवांतर कितना, तो 1200 वोल्ट। क्लियर कट बातें समझ में आ रही। अब देखो आप लोगों को क्या निकालना, इसके सिरों पर विभवांतर होगा ना, मान लेते हैं इस विभवांतर का नाम है V1, मान लेते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 का मान कैसे निकलेगा, तो V1 का मान निकालने के लिए आप क्या क्यू वाई क्या कर सकते हैं, तो C1 कर सकते हैं, QY C1। क्यू क्या हो जाता है, तो इस जो तार में आवेश का प्रवाह और आवेश प्रवाह है उसका मान कितना है, तो इसको मान कैसे निकालते हैं, तो क्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल तार में धारिता कितनी है, टोटल तार में संधारित्र कितनी है, यानी C ले लीजिए, और टोटल तार के सिरों के बीच विभवांतर कितना दिए, यानी क्या ले लीजिए, V ले लीजिए। अब देखिए, अब समतुल्य धारिता देखिएगा, आज जब दो होता है तो समतुल्य धारिता निकालने श्रेणी क्रम में, तो दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 दूना 8, और दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6। ये क्या हो जाएगा, श्रेणीबद्ध में दो को जब जुड़ा होता है तो समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 8/6 हो जाएगी। अब विभवांतर कितना है, तो सर जी 1200 है, कितना है, 1200 है दिया, यहाँ क्यू है, क्यू का मान काटिएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 200 हो जाए, तो 8 दूनी 16, यानी ये बोला जा रहा है परिपथ में जो आवेश प्रवाह हो रहा है उसका मान कितना है, तो 1600 कूलम है, कितना है, 1600 कूलम है। अब 1600 कूलम आ गया तो V1 का मान आ जाएगा, तो V1 का मान निकालने के लिए तार में कितना आवेश है, तो 1600 है, 16 से असर C1 कितना है, तो 2 है, काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, यानी V1 का मान, यानी 2 माइक्रोफराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना है, 800 वोल्ट। यही आपसे क्या पूछेगा, 4 माइक्रोफराडे पर, तो क्या आंसर देंगे, 400 है। कैसे, तो कैसे के लिए यहाँ V2 लिख दीजिएगा, ऊपर टोटल आवेश लिख दीजिएगा Q, और यहाँ नीचे का लिख दीजिएगा C2 लिख दीजिएगा। Q का मान कितना है, तो सर 1600 है, और C2 का मान कितना है, तो 4 है, काटिए, काटेंगे तो आपको प्रतीत होगा कितना आ गया, 400। यानी हम यही बोल रहे हैं कि जब आपको V2 निकालना है या V1 निकालना है तो फॉर्मूला सिंपल सा, सबसे पहले क्या निकालिएगा, नेट आवेश कितना है, कि नेट आवेश परिपथ में कितना है, तो निकाले तो 1600 आया, फिर यहाँ C2 का मान कितना है, 4, काटेगा तो 4 है। देखो V1 और V2 को जोड़िएगा तो फिर से 1200 आना चाहिए, ये लॉजिक होता है, ठीक है, कि V2। अब इसके पीछे एक शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका यही होता है कि आपको क्या, शॉर्टकट यही तरीका होता है, C डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/V के, 1/V के। तो देखो यहां से हम लोग करेंगे 2/, ये शॉर्टकट तरीका उतना आप लोगों के लिए कारगर नहीं होगा, 2/4, अनुपात कितना, 1/2, 1/2। अब देखो विभव को भी ऐसे ही बांटेंगे किस अनुपात में, 1/2 के अनुपात में, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती वहां होगा 2/1 के रूप में। अब देखो ऊपर साइड कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, नीचे साइड कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, तब ना टोटल जोड़ने के बाद 1200 आना चाहिए, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी अगर C1 और C2 का अनुपात 1/2 है तो V1 और V2 का अनुपात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, यही बोल रहे हैं। यानी C डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, 1/V के। समझ में आया, लेकिन यही वाला हम लोगों का तरीका अपनाएंगे, क्या कि V1 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, QY/C1। चलिए ऑब्जेक्टिव में मैच करते हैं यहाँ हम लोगों का, यानी 2 माइक्रोफराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, आंसर 800 वोल्ट होगा। यही 4 होता तो आंसर क्या होता, 400 होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, लो चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, 12 के बाद 13। अब देखो सबसे बेहतर और बेहतरीन प्रश्न यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या, अब देखो एक चीज और, भारी हो या आसान हो कोई ऑब्जेक्टिव छोड़ा नहीं जाएगा, आपको भी सिखाने की ट्राई की जा रही है कि ऐसा बात नहीं खाली हम आसान ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि आप लोग का एक लाइन में मारे और उसका आंसर आ जाए, ऐसा कोई बात नहीं। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, जो आने वाला है, उसी ऑब्जेक्टिव को चुन चुन कर लाया गया है। ऐसा बात नहीं कि अपने से आसान ऑब्जेक्टिव, अपने से भारी ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई बात नहीं। जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उसी ऑब्जेक्टिव को लाया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है 13 नंबर, एक समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता कितनी है, 15 माइक्रोफराडे, प्लेटों के बीच
अंतराल कितना है 6 mm, mm का मतलब मिलीमीटर। दोनों प्लेटों के बीच 3 mm, mm का मतलब मिलीमीटर। मोटी धातु की सममित धातु की प्लेट सममित रूप से क्या की जाती है, डाल दी जाती है, तब धारिता होगी। देखो जब भी अगर क्या डालिएगा, धातु की कोई मोटी प्लेट डालिएगा, धातु की कोई मोटी प्लेट डालिएगा, बैटरी पे कर दीजिए, चलिए 3 mm मोटी धातु की प्लेट डालिएगा तो इफेक्टिव क्या हो जाता है, इफेक्टिव धारिता बढ़ जाती है। यानी जब भी कोई धातु की प्लेट संधारित्र के अंदर डालिएगा तो इफेक्टिव धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, तो आइए आप लोग जानते हैं कि जब भी सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, और डी यहाँ इफेक्टिव होता है। यानी कितने में सी का मान है, कितने में सी का मान है। जब भी ढारते हैं तो देखो यहाँ डी के रूप में कितना दिया, जब भी अगर दूरी डी है, दूरी डी है, यानी दूरी कितना है 6 mm में, तो धारिता कितनी है 15। 15 कब है, जब एप्सिलॉन नॉट है, धातु प्लेट का क्षेत्रफल कितना है ए है, और दूरी कितना है 6 है, 6 है, तो हम लोगों का धारिता कितनी है 15 माइक्रोफराड है। बट दूरी को घटाकर यानी 3 mm घटाइएगा तो कितना, 6 से 3 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए तो 3 घटा रहे, तो अलग अलग धारिता को C1 बोल रहे हैं। C1 क्या, C1 एप्सिलॉन नॉट ए और बट्टा डी कितना, पहले 6 है, घट कितना 3 mm डाला गया तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3। यानी देखा जाए तो पहले कितना है एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसको 6 बनाना है तो 6 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 2 से गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मान कितना दिया है, तो बोला है क्वेश्चन में इसका मान 15 है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 माइक्रोफराड। यानी जब भी 3 mm की मोटी धातु की प्लेट सममित रूप से क्या की जाती है, डाली जाती है, तो धारिता 15 से बढ़कर कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, यानी 30 हो जाती है। यानी दूरी को घटाइएगा तो धारिता बढ़ जाएगी। यही बात यहाँ कंसेप्ट में बोल रहा है कि 6 पहले था, 3 mm को घटा दी, यानी धारिता आप लोगों ने आधा कर दी, यानी दूरी आधा कर दिया तो धारिता क्या हो गई, दोगुना हो गई। 15 से कितना बढ़ गई 30 हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। 13 के बाद 14, ये तो इजी सा प्रश्न है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो बहुत बार आप लोगों को तो बताया है क्या, फराडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं लोग। 14 के बाद 15, आप देखो 15 नंबर हम लोगों का क्या प्रश्न है, 15 नंबर यही प्रश्न है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती बार बार क्लास में हम बताया, अनुक्रमानुपाती कोई बोलता है चाहे कोई समानुपाती बोलता है, बात सेम चीज है। यानी एक चीज को दो नाम से पुकारा जाता है, समानुपाती बोलिए या अनुक्रमानुपाती बोलिए। समानुपाती अनुक्रमानुपाती हम कैसे बोलते हैं, तो सी का एक फॉर्मूला होता है, गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गोलीय चालक की त्रिज्या यानी आर। ठीक है, देखा जाए तो सब चीज ऊपर ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं सी इन सबके का है, समानुपाती है। तो देखा जाए तो इसमें देखो खोजो क्या द्रव्यमान है, एम कहीं दिख रहा है सूत्र में, तो नहीं है, तो इस पे इसके समानुपाती नहीं होगा। क्या कहीं त्रिज्या, हाँ सर जी त्रिज्या तो है, तो इसके समानुपाती होगा। क्या कहीं आयतन है, v का मान है, तो नहीं है। ठीक है, तो आयतन का भी नहीं होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, तो नहीं है। यानी डायरेक्टली क्या बोलेंगे, त्रिज्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे बने आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद 16 नंबर। देखो ये देखा जाए तो आपके लिए सबसे हार्ड प्रश्न होगा, क्योंकि हमने ना क्लास में इसको डिस्कस किया, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में हमने देखा है डिस्कशन का। इसको बड़े सर्च और रिसर्च के द्वारा आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखिएगा बहुत इजी तरीका, बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व होगा। आप लोगों को सबसे भारी अगर कोई ऑब्जेक्टिव लग रहा होगा तो यही लग रहा होगा। इसका आप लोग आंसर याद रखेंगे, सर जी की दोगुनी होती है, लेकिन कैसे होती है हम ये बता रहे हैं कि दोगुनी होगी तो होगी कैसे। आप लोगों ने मैथ इतना वास्ट बनाया होगा, आप लोग 12th में मैथ आसान नहीं पढ़ते, बहुत भारी लेवल पर पढ़ते, उसका फिजिक्स में एप्लीकेशन देखते हैं लोग। देखिए समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की बूंद, पारे पढ़े लो, पारा एक क्या है, धातु का नाम है, एक तत्व का नाम है। पारे की 8 बूंदे आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। वही बात हुआ कि छोटा छोटा चीज को लेकर हम एक बड़ा चीज बना रहे हैं, यानी 8 पारे की बूंद लेकर एक बड़ा पारे की बूंद बना रहे हैं। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना का मतलब छोटा है बड़ा है कितना गुना है, इसी चीज को पूछ रहा है। यानी यही ना, अगर मान लीजिए हम पूछ रहे हैं, एक लड़का है, इसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, फिर ये कितना है
एक लड़का है, इसकी हाइट कितना है 4 मीटर। हम पूछे इस लड़का का नाम 1 है और इस लड़का का नाम 2 है, तो बताओ 1 की तुलना में 2 कितना गुना बड़ा है? 1 की तुलना में 2 कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है? 2। कैसे निकाले? तो सर जी 4 को ऊपर रख दिए, 2 को नीचे रख दिए, काटे कितना आ गया 2, यानी अनुपात निकाल देते तो तुलना की पता चल जाती। तो वही बात हुआ, भाग दे दीजिएगा तो आपको तुलना की पता चल जाएगी कि आपको मालूम चलेगा 1 2 की तुलना में 2 गुना छोटा है, चाहे 2 1 की तुलना में 2 गुना बड़ा है। चलिए ठीक है, आगे मिटा देते इसको। चलिए अब आते हैं इस पर, हम चलते हैं 8 समान त्रिज्या, त्रिज्या समान होनी चाहिए, देख लीजिएगा समान त्रिज्या और समान आवेश के पारे की 8 बूंद है। तो हम लोग एक बड़ी बूंद मान लेते हैं, बड़ी बूंद को हम v लिख रहे हैं, v और यानी आयतन लिख रहे हैं, बड़ी बूंद का आयतन यानी यहाँ बिग लिख दे रहे हैं, बिग माने बड़ा होता है, ठीक है। और 12 पारे की बूंद कितने से मिलकर बनता है? 8 को किससे? 8 को स्मॉल पारे की बूंद से मिलकर बनता है। तो उसका अगर देखा जाए तो आयतन, तो v स्मॉल यानी v 8 को स्मॉल पारे की बूंद को मिलाइएगा तो एक बड़ा पारे की बूंद बनता है। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है। अब इसका अगर आप लोगों को आयतन निकालना है तो कैसे निकलता है? बड़ी बूंद यानी पारे की बूंद गोलाकार है तो उसका गोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई, और मान लेते हैं उस बूंद की त्रिज्या कितनी है? r है, तो r यहाँ बिग लिखेंगे, r बिग, और यहाँ क्या होता है? पाई r क्यू होता है, 4/3 पाई r क्यू, और बीच में बराबर, फिर यहाँ 8 की जगह 8 और यहाँ 4/3 और यहाँ पाई, फिर r, और लेकिन यहाँ स्मॉल और यहाँ क्यू, ठीक ठाक। अब देखो काटिए, 4/3 से 4/3 गायब हो जाएगा, पाई से पाई गायब हो जाएगा, और r बिग यानी r बिग का मान यानी बड़े पारे की बूंद की त्रिज्या किसके बराबर होगी? इस 3 को उधर भेजिएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट से 2 निकल जाएगा 2, और r भी 3 को तो एगो r निकल जाएगा, क्या बचेगा? r बचेगा, r स्मॉल। यानी यहाँ से हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि बड़े पारे की बूंद की जो त्रिज्या होगी स्मॉल पारे की बूंद की त्रिज्या के 2 गुनी होगी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तो धारिता निकालना इजी से। तो आप लोगों को मालूम है सी बिग यानी बड़े पारे की बूंद की धारिता और सी स्मॉल यानी छोटे पारे की बूंद की धारिता निकालने के लिए सी बिग को ऊपर रख देंगे, सी स्मॉल को नीचे रख देंगे। तो इसको निकालने का अभी फॉर्मूला बताया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू त्रिज्या, त्रिज्या इसका कितना है? 2 और r स्मॉल है, यानी 2 गुना स्मॉल बूंद की त्रिज्या करते हैं तो हम लोगों को बड़ी बूंद की त्रिज्या आ जाती है। यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ नीचे साइड क्या लिखेंगे? स्मॉल r स्मॉल, r स्मॉल से r स्मॉल कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर साइड 2 गुना बच रहा है। यानी यहाँ देखा जाए तो सी बिग यहाँ सी स्मॉल उधर भेज देंगे तो उधर साइड कौन बचा है? 2 बचा, और सी स्मॉल लिख देंगे। तो देखा जाए तो अगर यहाँ कोई बोल रहा है कि बड़े बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता से कितनी है? 2 गुनी है। पढ़िए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, छोटी बूंद की धारिता की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता कितनी है? तो 2 गुनी है। कितनी है? तो 2 गुनी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सॉल्व समझ में होगा, कैसे सॉल्व हम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोगों का ए होगा। कैसे होगा उसको बताया। याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि 2 गुनी होगी, लेकिन इस पर अगर थोड़ा सा वेरिएशन डाल देगा तो आपको दिक्कत करने लगेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब 16 के बाद 17 पर आते हैं। चौथा ऑब्जेक्टिव नीचे है, चलिए दिखा देंगे चौथा ऑब्जेक्टिव का। पढ़िए भी क्वेश्चन को। देखो देखने में ही क्वेश्चन सब बड़ा है, आप लोगों को खाली फार्मूला का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, फार्मूला याद है, प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर आ जाएगा। सब चीज आप पढ़ें, क्लास ऑफलाइन की क्लास में सारे चीज को हम बताएं। 2 समान संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता कितनी है? सी है, यानी सबकी धारिता कितनी है? सी है। एक को V1 तथा दूसरे को V2 विभव तक क्या किया जाता है? आवेशित करने पर उनके ऋणात्मक सिरों को एक समान जोर दिया जाता है तथा धनात्मक सिरों को भी क्या किया जाता है? सिरों को भी जोड़ दिया जाता है। तो संपूर्ण तंत्र में ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा क्षति, आप लोग पढ़े ऊर्जा क्षति का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा क्षति डेल्टा यू। ऊर्जा क्षति का सिंबल क्या बनाए थे? डेल्टा यू। डेल्टा यू का सिंबल क्या होता है? मतलब डेल्टा यू ऊर्जा ह्रास के लिए सिंबल होता है। कैसे निकलता था? तो सर जी बाद का ऊर्जा माइनस पहले का ऊर्जा लिख देते थे और निकल जाता था। ये निकालो काल का यानी आवेश का जब हम पुनर्वितरण बताए थे तो बताए थे ऊर्जा ह्रास का सूत्र आता है 1/2 पहले चालक की धारिता दूसरे चालक की धारिता का गुना कर देते हैं और दोनों धारिता को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं।
फिर क्या करते हैं, पहले चालक का विभव माइनस दूसरे चालक का विभव का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। इतना करने के बाद जो आता है उसी का नाम क्या होता है, ऊर्जा ह्रास होता है। तो ऊर्जा ह्रास इससे निकलता है। क्या इसमें कोई दिया है, तो नहीं दिया है, लेकिन एक चीज हिंट जरूर दिया कि प्रत्येक की विधायिता यानी पहले चालक की विधायिता सी है और दूसरे चालक की विधायिता कितनी है, तो सी है। तो C1 और C2 की जगह सी रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सी और सी रखेंगे तो सी मिलकर 2 सी होगा, सी मिलकर सी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स गुने एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर। वैसे ही सी गुने सी कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो V1 बोला है और V2 को V2 ही बोला है। काटिए तो एक सी से एक सी गायब हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4 यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो आंसर को मैच करते हैं और आंसर आप लोगों को दिख रहा है डेल्टा यू ऊर्जा ह्रास कितना, 1/4। फिर बगल में सी, फिर यहाँ का लिखा है V1 लिखा है, फिर माइनस लिखा है, फिर V2 लिखा है, V2 का होल स्क्वायर, V2 का होल स्क्वायर। क्लियर कट। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1/4 सी गुने V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी 17 नंबर का राइट। अब क्या नीचे दिए उससे हमको क्या मतलब है, हमको आंसर से मतलब है, लेकिन देख लीजिएगा सेम ऑप्शन ना हो, सेम ऑप्शन ना होगा आंसर तो यही राइट है, सेम ऑप्शन ना हो। यहाँ देखो प्लस में दिया है, आंसर तो सेम होगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि चारों के चारों सेम दे देगा। राइट तो आंसर एक ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हम लोगों का हो गया 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है, सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े, उनकी तुल्य धारिता। कितना इजी सा प्रश्न है, किसमें 3 संधारित्र दिया और श्रेणी क्रम में दिया है, तो तुल्य धारिता का मान पूछा है, कैसे निकालते हैं। तो सूत्र तो आप लोगों को बता चुके हैं कि 1/CS निकालने के लिए क्या कर दीजिए, सबका मान लिख दीजिए। सबका मान देखिएगा तो सी सीधी है, क गो दिया है तो 3 गो दिया। अब आप लोगों का बटा पका जोड़ नहीं आता है तबे समस्या है, अगर आता है तो कोनो समस्या नहीं है। सी का एलसीएम सी हो जाएगा, यहाँ एक मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक इसका मान आ गया 1/CS का मान आ गया, लेकिन 1/CS का मान नहीं पूछा हमको, CS का खाली मान पूछा है, तो C कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी C/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कैसे बना समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 18 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 19 पे। चलिए 19 नंबर, वांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, यानी वांडी ग्राफ एक यंत्र है जो क्या उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को हमने डिफिनेशन ही लिखवाया, उच्च वोल्टता को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, वांडी ग्राफ बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं लो। 19 के बाद 20 पे देखो। चलिए 125 20 नंबर क्वेश्चन है। 125 एक समान, देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, लेकिन एक इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे बन जा रहा है तो सब क्वेश्चन अब बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। देख लीजिए 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को कितना 50 वोल्ट का दिया जाता है, विभव तक आवेशित किया जाता है। इन्हें मिलाकर बनी बड़ी बूंद का विभव पूछ रहा है, यानी जो मिलाकर 125 एक समान बूंदों की प्रत्येक का विभव इतना दिया, 125 बूंदों से मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जा रहा है और उसका पूछ रहा है विभव कितना होगा। तो चलिए विभव निकालने का 2 सूत्र। पहला सूत्र है हम लोगों का V बराबर निकाल सकते हैं Q/C से, दूसरा नंबर क्या निकाल सकते हैं, V बराबर क्या निकाल सकते हैं, Q/R से निकाल सकते हैं। दोनों सूत्र को उपयोग कीजिएगा, निकल जाएगा। चलिए इजी सूत्र हम लोग का पहला वाला होगा, उसी का उपयोग कर निकालते हैं लोग पहला वाला। लेकिन पहले वाले निकालने के लिए C निकालने के लिए R चाहिए। तो R में रिलेशन आप लोगों को मालूम है कि R अगर बड़ी को बिग बोल रहे हैं तो बिग बोल रहे हैं, जब रूट अंडर क्यू उधर जाएगा तो 125 का रूट क्यू कितना होता है, तो 5 होता है। कितना होता है, तो 5 होता है, 5। और यहाँ स्मॉल, यानी हम यही बोलना चाह रहे हैं कि बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या के 5 गुनी होगी। कितनी होगी, 5 गुनी होगी। रिलेशन वही वॉल्यूम वाला कीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग किसका V1 का मान, V बिग यानी बड़ी बूंद का विभव और बट्टा छोटी बूंद का विभव का अनुपात देख लेते हैं। स्मॉल अनुपात तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, Q यानी बड़ी बूंद पर कितना आवेश है उसको रख देंगे, फिर छोटी बूंद पर उसकी धारिता रख देंगे, तो C बिग। अब यहां पर भी छोटी बूंद पर कितना आवेश है, अगर देखो छोटी बूंद पर Q आवेश है तो बड़ी बूंद पर कितना आवेश हो जाएगा, 125 Q हो जाएगा, क्योंकि 125 बूंद से मिल रहा है तो 125 अगर एक पर Q है तो बड़ी पर कितना हो जाएगा, 125 Q हो जाएगा। नीचे साइड C स्मॉल। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 125 Q/C बिग
क्यू बट्टा सी स्मॉल, यहां सॉल्व करते हैं तो 125 और क्यू को क्यू रख देते हैं, कारण है कि कैंसिल हो जाएगा। इस सी बी को निकालने के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर लिखते हैं तो आर कितने किसके बराबर है, तो 5 टाइम स्मॉल के बराबर है, 5 टाइम आर स्मॉल के बराबर है। और ये क्यू और नीचे साइड आर, नीचे साइड क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आर स्मॉल। अब देखिए, अब काटिए छाटिए आंसर आ जाएगा क्या, यहां से क्यू खत्म हो गया, आर स्मॉल से आर स्मॉल खत्म हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहां क्या बचेगा 1/5 बचा, क्या बचा 1/5 बचा। चलिए, तो V बिग बट्टा V स्मॉल कितना आ गया, 125 ऊपर है और नीचे साइड कौन है 5 है, क्लियर। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। ये हम लोगों का V बिग बट्टा V स्मॉल का अनुपात है, लेकिन क्या पूछा है प्रश्न में, बड़ी बूंद का विभव पूछा है, तो बड़ी बूंद का विभव कैसे निकलेगा, V बिग V स्मॉल को उधर भेज दीजिए, तो V स्मॉल का विभव भी दिया है, कितना दिया है, तो सर जी 50 दिया, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा। गुना कर कर देख लीजिएगा, 25 पचे 125 है, जीरो तो बेटा है, यानी 1250, कितना आंसर हो जाएगा, तो 1250 हो जाएगा, यानी 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1250 वोल्ट। ठीक है, तो समझ, उम्मीद करते हैं आप लोग कैसे सॉल्व किए समझ में आया जरूर होगा। चलिए, इतना भारी भारी जटिल प्रश्न आप लोग देख रहे हैं और इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं, बहुत रिसर्च सर्च करने के अनुसार, और आप लोगों को ये सब चीज़ बातें मैथ में भी सिखाई जाती है और फिजिक्स में हम भी सिखाएं कि कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, इस क्वेश्चन का हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कशन किए थे। क्या डिस्कशन किए थे, समान धारिता के 3 संधारित्र को किसमें, देखो श्रेणी में वेणीकरण लिख दिया, तो श्रेणी क्रम यानी यहाँ इंग्लिश तो लिखा है ना, सीरीज में जोड़ा गया, यदि उनकी तुल्य धारिता कितनी है 6 माइक्रो फराडे, तो समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता होगी, यानी CS का मान तो दिया है, CS का मान दिया, याद रखिएगा समान धारिता यानी CC सबका है। अब चलिए, यानी अगर 1/CS कि कितना बोला है, 3 बोला है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 3 के लिए यही ना सूत्र होता है। तो किसका मान दिया है, CS का तो मान दिया है, CS का मान कितना दिया है सर, तो 6 माइक्रो फराडे दिया है, तो 6 लिख देते हैं, माइक्रो फराडे बाद में लगा लेंगे। और C1 का मान भी C दिया है, C2 का मान भी कितना दिया, तो C दिया, और C3 का मान भी कितना दिया, तो C दिया है। एलसीएम लीजिए तो आप लोगों का C का मान निकल कर आ जाएगा, तो 1/6 यहाँ कितना 3/C आ जाएगा, करिएगा तो कितना आ जाएगा, C का मान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो आप लोगों का C का मान कितना आ जाएगा, 18 माइक्रो फराडे आ जाएगा। अब 18 माइक्रो फराडे को किस में जोड़ना है, समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो जानते हैं समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए आप लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। पहले का मान कितना 18 दिया, दूसरे का मान भी 18 है, तीसरे का मान भी कितना 18 है। 18 3 बार जोड़ते हैं तो क्या 120 आता है कि 140 आता है, नहीं सर 54 आता है, तो 54 लिखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 माइक्रो फराडे हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को आंसर खोजिए, 18 नहीं है, 2 नहीं है, 54 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 22 नंबर। अब देखो ये भी इजी सा प्रश्न है, क्या आप लोगों को बताए भी है, समान धारिता के n संधारित्र को पहले समानांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात होगा। यानी ऊपर पहले किसको जोड़ना देख लीजिएगा, पहले समानांतर में, पहले किस में जोड़ा गया, तो समानांतर में जोड़ा गया, फिर किस में जोड़ा गया, श्रेणी में। तो आप लोगों को बताएं समानांतर क्रम में n संधारित्र को जोड़िएगा तो तुल्य धारिता यानी C E का मान कितना आएगा, यानी समानांतर क्रम में n को जोड़ा, मतलब n धारिता को जोड़ा जाता है तो मान कितना होता है n, और जितना मान है समान, तो मान लेते हैं कितना है, तो C है, तो NC, यानी 1 होगा तो 2 को होगा तो मान लीजिए 2C, 3 को होगा तो 3C, 4 को होगा तो 4C, तो n होगा तो NC। ठीक है, ये हम लोग CP में तब की बात कर रहे हैं। यही अगर श्रेणी क्रम में तो सूत्र क्या हो जाता है, ऊपर उसका मान C लिखते हैं और नीचे उसका कितना नंबर को जोड़ रहा है, जैसे आप लोग को बताया भी है C/n होता है, कितना होता है, C/n होता है। अब देखो
चलिए अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। सीपी को ऊपर रखेंगे, सीपी को ऊपर रखेंगे, सी एस को बाद में रखेंगे, एनसी, एनसी के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, यहाँ सी और नीचे क्या है, एन, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा, एन जाएगा, तो एन दुगो हो जाएगा, एन स्क्वायर, और नीचे कौन बचेगा, वन बचेगा, यानी एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अनुपात 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर अनुपात 1, यही दिया, 1 बाई एन स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, एन स्क्वायर अनुपात 1 होगा। यानी इस 22 नंबर का आंसर क्या होगा, बी होगा। कैसे है समझ में आ गया कि सीपी यानी पैरेलल में यानी समानांतर क्रम में एन धारिता, एन समान धारिता यानी समान कितना मान लिए, सी मान लिए, तब उसका समतुल्य धारिता का मान कितना होता है, एन सी, और श्रेणी क्रम में कितना होता है, तो सी बाई एन होता है। दोनों का अनुपात निकाले तो कितना आ गया, एन स्क्वायर अनुपात 1 आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे 23 नंबर प्रश्न पे। तेईस नंबर क्या बोला है, पढ़िए क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। सी धारिता के संधारित्र को क्यू आवेश देने पर उसकी संचित ऊर्जा कितनी है, यू है। यानी दो कंडीशन, सी धारिता और संधारित्र पर आवेश कितना है, क्यू है, तब उसकी संचित ऊर्जा कितनी है, यू है। यदि आवेश को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 2q कर दिया जाए, तो संचित ऊर्जा होगी। यानी इस कंडीशन, ऊपर वाले कंडीशन पर ऊर्जा u है, और आवेश में छेड़छाड़ कर हमने कितना कर दिया, 2q कर दिया, तो बोल रहा है कि संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आइए तो पहली स्थिति पर हम ऊर्जा निकाले तो कितना होगा, q स्क्वायर बट्टा 2c होगा। सूत्र यही ना होता है संचित ऊर्जा का, q स्क्वायर बट्टा 2c। q जब आवेश होता है, c जब धारिता होती है, तो संचित ऊर्जा u होती है। अब हम लोग q को बदल कर कितना कर दे रहे हैं, अब देखो स्मॉल q दिया है, लेकिन यहाँ हम कैपिटल q में सॉल्व कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, 2q कर दिए, तो यहाँ हम लोगों को जो चेंज होकर कुछ ना कुछ मिलेगा ना, चेंज होकर जो मिल रहा है हम उसका मान बोल रहे हैं u1। अब चेंज होकर क्या मिलेगा, चेंज होकर मिलेगा q की जगह क्या रखिए, 2q रखिए, तो 2q का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे साइड क्या रखना पड़ेगा, तो सर जी 2c सॉरी खाली c रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, c। तो u1 का सर मान कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ का बच जाएगा q स्क्वायर, नीचे साइड क्या बचेगा, तो c बच जाएगा, यहाँ 2 भी होगा, क्या क्या बच जाएगा, 2c बच जाएगा, क्या 2c, ठीक ठाक। अब देखो q स्क्वायर बट्टा 2c का मान कितना दिया है, u दिया, यानी u1 का मान कितना हो जाएगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा, पहले का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी अगर पहले u है तो उसका 4 टाइम हो जाएगा, कब, जब आवेश को आप q को बदल कर 2q कीजिएगा, तो संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बदलकर u से 4u हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 23 नंबर। चलिए फिर से वही वाला आप लोगों का प्रश्न आ गया, 64 समरूप बूंदे, समरूप या समान ये सब चीज एक ही बात है। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी। तो अभी अभी आप लोगों को एक अनुपात बताया, सी बिग बट्टा सी स्मॉल, क्या अनुपात बताया, देखो 64, तो इसका क्यू निकाल लेंगे, इसका क्यू रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 ऊपर साइड 4 स्मॉल होगा, यहाँ स्मॉल है, स्मॉल से स्मॉल कैंसिल हो जाएगा, यानी सी बिग बट्टा सी स्मॉल। देखो यहाँ जो अंक होगा उसका क्या कर लीजिएगा, क्यू रूट, जैसे 125 था तो 5 आया, 8 था तो 2 आया, ऐसे ही 64 है तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी सी बिग बट्टा सी स्मॉल का अनुपात कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ से सी बिग का मान पूछा है, सी बिग का मान पूछा है तो कैसे निकलेगा, 4 गुणे सी स्मॉल, सी स्मॉल, सी स्मॉल का मान क्वेश्चन में दिया है कितना, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइक्रो फराडे आ जाएगा, ठीक ठाक समझ में आया। तो 20 माइक्रो फराडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 24 का राइट आंसर क्या होगा, 20 माइक्रो फराडे। कैसे आप लोगों को समझ में आया, सी बिग बट्टा सी स्मॉल का अनुपात कितना आया, 4। कैसे है, इससे पहले वाले 2-3 प्रश्न में हम बताए कि कैसे है, ठीक है, यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सी बिग का मान कितना होगा, 4 गुणे सी स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल का मान वहाँ दिया 5 माइक्रो फराडे, गुना किए हम लोग का आंसर कितना आ गया, 20 माइक्रो फराडे आ गया। चलिए 24 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर। ये तो हम लोगों का राइट यहाँ फॉर्मूला ही दे दिया, क्या, किसी समानांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का हम सूत्र ही बताए कि स्मॉल यू बराबर क्या होता है, इस सूत्र ऐसे बताया, कैपिटल यू बट्टा वी, लेकिन निकाल कर बताए थे इसका मान कितना आया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ऐसे बताए थे। तो देखिए आंसर को मैच कीजिए, 1/2 दिया, एप्सिलॉन नॉट दिया, ई स्क्वायर दिया, यहाँ एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर दिया तो ये नहीं होगा, यहाँ ई का स्क्वायर नहीं दिया, और यहाँ 1/2
एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में दो को राइट आंसर है, ए भी है और डी भी है, ए भी और डी भी है। तो देख लीजिएगा दो दो यहाँ राइट आंसर है। ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, किसी बुक में दिया था तो वहाँ से हम नोट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसा गलतियाँ नहीं करता है आमतौर पे। ए और डी इस क्वेश्चन का दो राइट आंसर है। चलिए 25 नंबर के बाद मूव करते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर क्या है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा कितनी है, 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता होगी, संधारित्र की धारिता होगी। तो देखो किसका मान दे दिया है, संचित ऊर्जा का मान दे दिया है, विभवांतर का मान दे दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, धारिता का मान पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं संचित ऊर्जा का एक सूत्र होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब सी ना सी का मान पूछ रहा है, इसका मान दे दिया 1, कितना दे दिया, 1 दे दिया, यानी संचित ऊर्जा कितनी है, 1 है। 1/2 को 1/2 लिखेंगे, सी का मान पूछा है तो सी को सी ही रख देंगे। डी का मान दिया है 100 दिया है तो यानी 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो 2 इधर सेंड कर दिया, ठीक है, 2 इधर सेंड कर दीजिए, बीच में बराबर लिख दिए, यहाँ लिख दिए सी लिख दिया और गुना 10 के पावर 4 लिख दिए। 10 के पावर 4 नीचे जाएगा भाग में तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा सी, तो यहाँ से सी का मान कितना निकल कर आएगा, 2 गुने 10 के पावर -4 फराडे, 2 गुने 10 के पावर -4 फराडे, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा 2 गुने 10 के पावर -4 फराडे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर। 27 नंबर में आपसे क्या पूछा है, 27 नंबर में आपसे यही पूछा है कि दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है। दो विद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो विद्युत यानी को विद्युत द्विध्रुव की बात की जा रही है, यानी इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ये नहीं, आरक्यू के होता है, लेकिन आरक्यू तो ऑप्शन में नहीं दिया। देखिए यहाँ ऑप्शन चारों के चारों गलती है, यहाँ देखेंगे यहाँ आरक्यू के होता है लेकिन चारों में दिया नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। यहाँ चारों के चारों ऑप्शन में नहीं दिया। आरक्यू के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती किसका होता है, आरक्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आरक्यू दिया ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। 27 के बाद 28 पे मूव करते हैं। 28 नंबर, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। अब चलिए धारिता, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। देखो जो सूत्र में आता है उसी पर ज्यादातर किस में निर्भर करता है, यानी निर्भर किस पे करता है, तो A पर D पर। A पर देखते हैं तो बीच की दूरी अंतराल दिख रहा है ना, D, हाँ निर्भर करता है। आकृति यानी छोटा है कि बड़ा, उस पर भी निर्भर करता है। आकार पर भी निर्भर करता है लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो C हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पूछ रहा है नहीं करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 28 के बाद 29 को। अब देखो पिको फैराडे का मात्रक है, पिको फैराडे। देखो ये पिको का मतलब क्या होता है, पिको कुछ नहीं है, जैसे आप लोगों ने हिंदी में उपसर्ग पढ़ा है ना, यानी उपसर्ग या प्रत्यय पढ़ा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो पहले आता है, वैसे ही मात्रक का भी कुछ उपसर्ग होता है, यानी मात्रक के पहले जो आता है। तो मात्रक के पहले कौन कौन आप लोगों को आते हुए प्रतीत होगा, आपको आते हुए प्रतीत होगा मिली। ये कुछ नहीं होता है, मान बताने के लिए आता है खाली, मिली, माइक्रो, इस सब का है मात्रक का उपसर्ग है। अगर जब मिली आ जाता है मात्रक के पहले तो मान कितना हो जाता है, 10 के पावर -3 हो जाता है। जब माइक्रो आ जाता है तो कितना हो जाता है, 10 के पावर -6 हो जाता है। वैसे ही पिको आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा। बस ये पिको, तो यहाँ मात्रक पूछा है, पिको फराडे किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, विद्युत धारिता। यहाँ मेनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फराडे। पिको और माइक्रो ये सब चीज क्या है, हम लोग का प्रीफिक्स है, यानी प्रीफिक्स यानी उपसर्ग है। इससे कोई रिलेशन नहीं है कि इसका कोई रिलेशन है कि पिको फराडे आ गया तो कोई दूसरा चीज बन गया, ऐसी कोई बात नहीं। पिको फराडे धारिता किसका होगा, पिको फराडे मात्रक किसका होगा, विद्युत धारिता का होगा। 29 के बाद मूव करते हैं 30 नंबर पे। 30 नंबर पे अब देखो 30 नंबर आपके लिए एक हिंट दे दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, आंसर नहीं लाएंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक गोलीय चालक की धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैराड है, उसकी त्रिज्या होगी। हम इसका सूत्र बता दें, धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर, इसको सेट कीजिएगा तो सी का मान कितना दिया, 1 माइक्रो दिया, तो 1 का मतलब माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 9 गुणे 1/9 गुणे 10 के पावर 9, और यहाँ आर का मान बताइएगा कितना आएगा। इस क्वेश्चन में राइट आंसर आप लोग खुद बताइए कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, सॉल्व यहाँ कर बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। चलिए मूव करते हैं 30 नंबर। अब आते हैं 30 के बाद 31 नंबर, धातु का पैराबाह्यतांक होता है। तो आप लोगों को ये क्लास में ही बताया कितना होता है, इन्फिनिटिव यानी अनंत होता है। कितना होता है, तो अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब मूव करते हैं 32 नंबर, एक समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, सी है। यदि इनके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो धारिता का मान होगा। वही बात है, अगर दूरी को क्या की जाएगी, आधी कर दी जाएगी तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़कर कितनी, अगर आधी करेंगे तो दोगुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हम 15 तो 30 किए थे ना। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है, सी है। यदि उनके प्लेटों की दूरी क्या कर दी जाए, आधी हो जाए, आधी कर दी जाए तो धारिता बदलती है। क्यों, क्योंकि सर जी आप बताए हैं कि सी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d। अगर डी जितना टाइम बढ़ेगा उतना टाइम ये घटेगा। जैसे अगर सी 2 टाइम हो रहा है तो ये 2 टाइम बढ़ जाएगा, यानी ये घटता है तो वो बढ़ता है। यानी अगर सी को क्या करना है, आधा करना है, तो ई कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। यानी दूरी को क्या करना है, यहाँ बोला है ना, दूरी को क्या करना, आधा करना है। दूरी जब आधी करते हैं तो धारिता कितनी हो जाती है, तो 2 गुनी हो जाती है। 4 गुनी कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। यानी दूरी को क्या कीजिएगा, 4 गुनी, दूरी को क्या 1/4 कीजिएगा, 1/4 कीजिएगा तो कितनी हो जाएगी धारिता, 4 टाइम हो जाएगा। लेकिन 4 टाइम कीजिएगा, अगर मान लीजिए दूरी को कितना कीजिएगा, 4 टाइम, तो धारिता कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर कट बातें समझ में आ रही होगी। नहीं निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिएगा। कैसे कि पहले सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट a/d, यानी जब दूरी d होता है तो धारिता c आता है। दूरी बदलकर d को बदलकर कितना कर देना, d/2 कर देना, तो c भी बदल जाएगा। c बदल कर कितना, c1 हो गया। तो c1 का मान एप्सिलॉन नॉट a और d का मान कितना, d/2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d किसका मान है, तो c का मान है। तो c1 का मान कितना आ गया, पहले का 2 गुना आ गया। पहले का कितना आ गया, 2 गुना आ गया, यानी c1 का मान 2c के बराबर आ गया। देख लीजिए राइट आंसर सी दिया है। चलिए 32 नंबर के बाद मूव करते हैं 33 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध, अवरुद्ध माने रुकावट, संधारित्र किसको रोकता है, तो किसको रोकता है, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी का मतलब दिष्ट धारा, तो किसको रोकता है, तो दिष्ट धारा को रोकता है। इसका तो दिशा परिवर्तन होता है, इसलिए रुके नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि रोके कि छोड़ दे। दिशा जिसे ना होता है कि आदमी देखिएगा कभी खेलते कूदते इधर उधर जो मूव करता है उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। कबड्डी वबड्डी खेले होंगे तो देखिएगा, लेकिन जो स्टेबल रहता है, जो निश्चित रहता है, उसको पकड़ना बड़ी आसान होता है। लेकिन जो कुत्ते फांते रहता है, वैसे ही कुत्ते फांते कौन रहता है, तो ऐसी कुत्ते फांते का मतलब दिशा परिवर्तन करने लगता है। तो इसको अवरुद्ध यानी रोक नहीं पाता है। डीसी को क्या करता है, रोक लेता है। यानी अवरुद्ध किसको करता है, तो डीसी को करता है, एसी को नहीं करता। दोनों को भी नहीं करता, ना तो एसी ना तो डीसी, ऐसा भी बात नहीं है, डीसी को रोकता है। अब मूव करते हैं 34 नंबर। देखो इसका ऑब्जेक्टिव का, इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन नहीं लाए, लेकिन आप लोगों को बता दे रहे हैं इसका आंसर। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। संधारित्र देखा तो एक पर प्लस होता है, दूसरे पर माइनस, लेकिन जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो कुल आवेश अगर देखा जाए तो अगर 2 कूलम प्लस में तो -2 कूलम है माइनस में, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्यू नेट का मान कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो नेट आवेश 0 होता है। नेट आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 35 नंबर। 35 नंबर आप लोगों का बिंदु आवेश के कारण दूरी, बिंदु आवेश के कारण दूरी पर, बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत विभव का मान। यही पूछा है कि बिंदु आवेश का जो विभव होता है दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोगों को जो सूत्र मालूम होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है के क्यू बट्टा आर। देखा जाए तो v, यहाँ से कह सकते हैं v व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के। किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आर के। या समानुपाती किसका है, तो 1/r के। बोला भी गया यहाँ सुनिए, आर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, तो हम लोगों का मत इसका मतलब होता है समानुपाती। तो समानुपाती नहीं होता। आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ये भी नहीं होता है। आर के अनुक्रमानुपाती होता है ना, सजी ये होना होता है। आर के व्युत्क्रमानुपाती, हाँ ये होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए 35 हो गया हम लोग का। अब मूव करते हैं 36 नंबर पे।
अब देखो आवेश का परमाणुकरण, परमाणुकरण को आप लोगों को हम क्लास में क्या लिखे, क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण क्या दर्शाता है, यही दर्शाता है कि जो आवेश होता है किसी वस्तु पर E होता है, 2E होता है, 3E होता है, 4E होता है या 5E होता है। अब देखो यही बोल रहा है कि परमाणुकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर का है, आवेश का एक अंश है, आवेश का एक अंश है, ये संभव नहीं है। ये देखो क्या बोला है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर का है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, ऐसा कोई बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का एक अंश है, पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3। ये कथन गलती है, कथन गलती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। देखो ये वाला एक आवेश को नष्ट नहीं किया तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत है, कणों पर आवेश होता है, ये भी नहीं बोल रहा है कितना होता है, आप परमाणुकरण बताता है कितना होता है, फिर एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, कितना होता है ये भी क्लियर नहीं कर रहा, यही बोल रहा है। देखो ये बोल क्या रहा है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है, आवेश का एक अंश है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं। यानी अंश का मतलब देखो, अंश का मतलब टुकड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का कोई टुकड़ा नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रॉन खुद एक का है, मूल आवेश है, इसको टुकड़ा में विभाजित, अंश का मतलब होता है टुकड़ों में विभाजित करना। तो परमाणुकरण यही दर्शाता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश क्या होता है, E होता है, 2E होता है, 3 होता है, अंश नहीं होता है, ये संभव नहीं है। इसी चीज की बात बोल रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। 36 के बाद 37 पर मूव करते हैं। 37 तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जानकारी देता है। आप लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाएं, चैप्टर नंबर 1 की बात की जा रही है। क्या बताता है, क्षेत्र की शक्ति। हाँ सर, क्षेत्र की शक्ति जरूर बताए कि यहाँ क्षेत्र कितना है, कितना प्रबलता रखता है। यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का प्रबलता कितना है, यहाँ कितना है, यही बताता है विद्युत क्षेत्र। दिशा भी बताता है, हाँ दिशा भी बताता है। आवेश की प्रकृति, हाँ प्लस होगा तो बताएगा बाहर की ओर है या अंदर की आवेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सब बात की जानकारी देता है विद्युत क्षेत्र। 37 के बाद अब मूव करते हैं 38 पे। अब देखो चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व, ये देखने में बहुत आप लोगों को हार्ड लगेगा, यहाँ ना कि समानांतर क्रम में ना ही श्रेणी क्रम में। तो इसको सॉल्व करने के लिए जहां जहां तार है उसको एक जंक्शन बनाइए। जैसे आज जंक्शन बनाने का तरीका को पहले 4 बिंदु को निर्धारित करेंगे, 4 बिंदु को निर्धारित करेंगे, 4 बिंदु को निर्धारित करेंगे पहले, और दूसरा यहाँ ऊपर लिखेंगे, तीसरा यहाँ कोना पर लिखेंगे, और चौथा यहाँ इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ए को जोड़ेंगे, ए से स्टार्ट हुआ, फिर मान लेते हैं इस बिंदु का नाम, इस बिंदु का नाम क्या है, ए, फिर यहाँ है सी और यहाँ है डी। ठीक था, तो ए और सी के बीच, ए और इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं ए, इस बिंदु ए और सी के बीच एक धारिता, हाँ सर जी एक धारिता है। ठीक है, इसका मान कितना दिया, सी दिया। अब देखो सी और डी, इस बिंदु को हम नाम क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। तो सर जी सी और डी के बीच भी एक धारिता है, हाँ सी है। क्या डी और बी के बीच धारिता है, तो सर जी नहीं है। डी और बी के बीच, इस बिंदु का नाम क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। अब देखो यहां से जब आप लोग क्या कीजिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह कीजिएगा, तो किससे किससे गुजरेगा, सी से गुजरेगा, और इस बिंदु का नाम हम ए दिए, इस बिंदु का नाम हम क्या दिए, सी दिए, जंक्शन का नाम सी है, धारिता का नाम यहाँ सी है, इसका मान भी सी है। यहाँ से अगर आवेश जाएगा तो इससे भी गुजरेगा और इससे भी गुजरेगा। तो किस में है, तो यहाँ देखा जाए तो श्रेणी क्रम में। अगर जब भी आवेश का मान समान होता है तो दोनों चीज किस में है, यहाँ तो है ये नहीं है, तो किस में, श्रेणी क्रम में। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसा जंक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो C1C किस में, श्रेणी में है। तो श्रेणी में सूत्र क्या होता है, 1/C प्लस 1/C1 प्लस C2 होता है। तो CC करेंगे तो कितना आ जाएगा, CC करेंगे तो C यहाँ आ जाएगा, और ऊपर साइड कितना, ऊपर साइड 1 और यहाँ 1 करेंगे तो 2/C आ जाएगा, पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी C/2। यानी इस चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान कितना दिया है, तो C/2 दिया है। कितना दिया है, तो C/2। यानी इस पूरे के पूरे चित्र में समतुल्य धारिता कितनी है, तो C/2 है। कैसे बना, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा। चलिए अभी यहाँ क्वेश्चन पहला है इसलिए ये दिक्कत करेगा क्योंकि पहली बार ऐसा सर्किट देख रहे हैं। अब 38 के बाद 39 में मूव करते हैं। 39 से विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है। तो क्वेश्चन ही बताएं क्या, ऊपर साइड विभव होता है, नीचे साइड दूरी होता है, तो dV/dx, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं 39 के बाद 40 पर, यानी विभव प्रवणता क्या होता है, dV/dx। 40 नंबर,
अब देखो 40 नंबर आप लोगों का क्या, एक समानांतर पट्टिक संधारित्र की धारिता का सूत्र। अभी अभी बहुत बार इसी